हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर है और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक एंड इंट्रोडक्शंस टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और उसके बाद जो आपके यहाँ राइटर को मैंने मेंशन किया हुआ है इनके बारे में जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू पे बात करेंगे कि जो इंग्लिश राइटिंग की शुरुआत इंडिया के अंदर कैसे हुई, किसने की। तो इसमें है हेनरी डिरोजियो, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को इंडिया के अंदर शुरू किया और जो पहले इंडियन इंग्लिश पोएट भी थे। सो डिरोजियो कौन थे कि हम बात करते हैं डिरोजियो के बारे में। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो इनका पूरा नाम था। 1809 से 1831 का इनका टाइम पीरियड था। Derozio of the Portuguese Indian descent to widely regarded as the first Indian English poet। ये पहले इंग्लिश पोएट थे जिनका जो एक टीचर भी थे, एडवोकेट थे, रैशनलिज्म पे भी ये लिखते थे। अभी मेंशन कर दे रही हूँ, ये हैं हेनरी डिरोजियो एंड माइकल मधुसन दत्त। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। And Henry Dereggio, he was a teacher at the Hindu College, Calcutta, where he inspired a group of radical thinkers known as the Young Bengal. He is encouraged his students to question authority, tradition and social norms. इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया कि वो किस तरीके से अथॉरिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन करेंगी। ये बेसिकली ये तब लिख रहे थे जब ये यंग बंगाल मूवमेंट हुआ था बंगाल के अंदर। तो ये उस टाइम से बहुत ही इंस्पायर्ड थे और वहाँ पे उन्होंने लिखना शुरू किया इंग्लिश के अंदर। तो इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ प्लेस भी हैं, जैसे द फ़कीर ऑफ जंगीरा। इनकी बहुत ही फेमस सोनेट है एक जिसका नाम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड एंड द हार्प ऑफ इंडिया। इट्स अर्ली एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड लैमेंटिंग इंडियाज़ फैलन ग्लोरी एंड कॉलिंग फॉर द रिवाइवल ऑफ इट्स पास्ट। इनका इन्फ्लुएंस कहाँ सबसे ज़्यादा रहा है इसमें, जो डिरोजिए थे ये जो जिस कॉलेज में पढ़ाते थे, क्या नाम था उसका कॉलेज का, टीचर एट द हिंदू कॉलेज के ये एक टीचर थे। तो उसके जो स्टूडेंट थे वो थे मधुसन दत्त। तो इसीलिए मधुसन दत्त भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इनके बाद इनका टाइम पीरियड हम डिस्कस करते हैं माइकल मधुसूदन दत्त का 1824 से 1873। मैंने ये मेंशन नहीं किया, आपको इसको अलग से लिखना पड़ेगा, आप इसको अलग से लिख लीजिएगा। तो जो मधुसन दत्त थे वो भी बंगाली लैंग्वेज में लिख रहे थे। इनका कनेक्शन कहाँ से था मैंने बताया ना, दैट वाज स्टूडेंट एट द हिंदू कॉलेज वेयर डिरोजियो इंटेलेक्चुअल लेजेसी वाज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंस शेपिंग दैट इनटू अ रैशनलिस्ट एंड इसके बारे में ये कि एक यूरोपियन पोएट भी थे, पर इन्होंने फिर यहीं बंगाली मूवमेंट से जो है इंस्पायर्ड होकर लिखना शुरू कर दिया। ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे ये। अभी मैंने एक सोनेट भी डिस्कस की, उसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। सो फीचर क्या हो सकता है इनका, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो का, आप ये मुझे नोट्स में लिख के देंगे तो कमेंट्स में नीचे लिख के देंगे, ठीक है। उसके बाद अब चलिए डिस्कस करते हैं श्री अरबिंदो को, जो कि आपके पहले पोएट हैं, आपके जो सिलेबस में मेंशन है। श्री अरबिंदो वाज राइटर एंड फ़िलासफ़र। ये राइटर भी थे, फ़िलासफ़र भी थे इन द अराउंड 20th सेंचुरी। इनका राइटिंग करियर जो स्टार्ट होता है 1890 से शुरू होता है, 1950 में इनकी डेथ हो जाती है। इनका जो फेमस वर्क है वो सावित्री है। और उसके बाद ये इपिक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखते थे। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य जैसे कि महाभारता। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, मतलब महाभारता जिसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में दिखाया गया हो। बहुत ही हाईली अच्छी, बहुत ही हाईली लैंग्वेज होती है। जैसे हमने महाभारता देखी होगी, इसके अंदर भी कितनी अच्छी मतलब संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, और जो उसके सारे बैकग्राउंड थे कितने अच्छे हैं। और इसमें देवी देवता के बारे में या गॉड एंड गॉडेस के बारे में दिखाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को इपिक कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। इनका टाइम पीरियड 1861 से 1941 है। मेनली ये 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये आप सब कहीं ना कहीं इनको जानते ही होंगे। इन्होंने बंगाली में लिखा, ज़्यादातर ये अर्बन लाइफ के ऊपर लिखते थे।
शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे। इनका जो बहुत ही फेमस वर्क था, ये बहुत ही फेमस वर्क, इसको ज़रूर 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 याद करना है, ज़रूर। ये ज़रूर आता है गीतांजलि, इनका जो फेमस वर्क है। उसके बाद वेंकट रमानी है, इनका टाइम पीरियड 1891 से 1952 है। ये भी रूरल फिक्शंस के ऊपर लिखते थे, सोशल रियलिज्म के ऊपर लिखते थे, ये गांधीयन थीम्स के ऊपर लिखते थे। ये इम्पॉर्टेंट है इनमें, क्योंकि ये गांधीयन थीम्स के ऊपर लिखते थे। सोशल रियलिज्म के ऊपर मतलब सोसाइटी की सच्चाई के बारे में लिखना था। साउथ इंडियन रूरल सेटिंग थी। नॉवल स्टोरीज विद द सोशल रिफॉर्मिस्ट मैसेज, फेमस वर्क था इनका मुरुगन द टिलर एंड कांदान द पैट्रियट। उसके बाद है भावनी भट्टाचार्य, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1906 से 1988। इनका मेजर वर्क कहाँ से आता है, 1940 से 1970 ऑनवर्ड। सोशल रियलिज्म पे ये भी ले रहे थे। इस टाइम के जितने भी पोएट मिलेंगे, वर्क्स मिलेंगे आपको, वो सोशल रियलिज्म के ऊपर लिखने वाला ही मिलेगा। पॉलिटिकल कमेंट्री थी। पोस्ट कॉलोनियल ट्रांजिशन था। सोशल रियलिज्म के ऊपर जो भी लिखेगा वो पॉलिटिकल कमेंट्री, वो जाहिर सी बात है लिखेगा कि उस टाइम पे वो जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो क्या थी। ठीक। उसके बाद है हमारे आर के नारायण, इनका टाइम पीरियड है 1906 से 2001। 1935 से ऑनवर्ड इनका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था। इनका एवरी इंडियन लाइफ, जेंटल आयरनी, सोशल रियलिज्म। देखिए ये भी सोशल रियलिज्म के ही राइटर हैं आपके, जो फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन से बिलोंग करते हैं। शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं और इपिक्स लिखते हैं। इपिक्स मैंने बताया इपिक्स क्या होती है, अभी आपके सिलेबस में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए मैंने इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है। अगर आगे होगा तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद का टाइम पीरियड है 1905 से 2004। ये एक्टिव कब होते हैं, 1930 से 1980 के बीच में। इन्होंने किस पे वर्क, इनके वर्क किस चीज़ के ऊपर है, दलित इशू के ऊपर है, वर्किंग क्लास के ऊपर है, स्ट्रगल, सोशल क्रिटिसिज्म किया है इन्होंने। आप देख रहे हैं इन लोग का टाइम पीरियड भी पहले के जो मैंने पिछला राइटर पढ़ा है वैसे उतना ही, इसीलिए ये सभी राइटर जो थे ये हमारे सोशल क्रिटिक्स से सोशल रियलिज्म के ऊपर लिख रहे थे। मतलब प्रेजेंट के बारे में लिख रहे थे, पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन के बारे में ये लिख रहे थे। ठीक है। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, रियलिस्टिक नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरीज और ऐसे लिखते थे। ठीक। फेमस वर्क आप इनका पढ़ लीजिएगा। अनटचेबल बहुत ही फेमस वर्क है इनका, ये ज़रूर लर्न होना चाहिए। सरोजनी नायडू हमारी नेक्स्ट राइटर हैं, 1879 से 1949। इनका एक्टिव टाइम पीरियड था 1890 से 1940। ये लिरिकल पोइट्री लिखती थी, इंडिया इमेजरी एंड ट्रेडिशंस के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, एंड इनका इंडियन लैंडस्केप एंड फेस्टिवल। लिरिकल रोमांटिक पोइट्री लिखती थी, पेट्रियाटिक पोएम्स थी। फेमस वर्क था इनका गोल्डन। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इनका मेनली लिरिक पोइट्री लिखती थी, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जॉनरा मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कमला मरकांडिया, इनका टाइम पीरियड है 1924 से 2004। मेजर वर्क्स इन्हें पब्लिश्ड हुए थे 1950 से 1980s के बीच में। ये भी रूरल एंड अर्बन लाइफ के ऊपर लिखती थी, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, वुमेंस रोल के ऊपर लिखती थी। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये राइटर वुमेंस के रोल्स के ऊपर लिख रही थी। अर्बन लाइफ, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर एंड वुमेंस रोल्स के ऊपर लिख रही थी। इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या, इंडियन विलेज एंड डिस्पोरिक, रूरल, अर्बन लाइफ एंड वुमेंस रूल के ऊपर ये लिख रही थी। साइकोलॉजिकल पोस्ट कॉलोनियल नॉवेलिस्ट थी ये। इनके फेमस वर्क थे नेक्टर इन अ सीव एंड द हैंडफुल ऑफ राइस। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, लर्न होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है नयनतारा सहगल, इनका टाइम पीरियड है 1927। वर्क इन्होंने लिखा है 1950 से 2010।
पॉलिटिकल फिक्शंस लिखती थी। मैं एक बार बता रही हूँ फ़िक्शन क्या होता है। फ़िक्शन का मतलब है वो कोई भी रियलिज़्म से रिलेटेड नहीं होता, ये बस इमेजिनरी बेस्ड होता है, मतलब कि थिंकिंग बेस्ड होता है। इसका रिश्ता कहीं से भी सच्चाई से नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिक्शन है तो आप सोच लो कि वो रियल लिखा होगा, तो ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म को सपोर्ट करती थी, इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर लिखा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉर्थ इंडियन एलाइट पॉलिटिकल सर्कल था इनका। ये इनके फेमस वर्क है, ये लर्न होना चाहिए। ओके, सो यहाँ से तो आपका ख़त्म हो गया। मैंने यूनिट 1 का आपका सारा राइटर ख़त्म कर दिया। बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके जाना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है नहीं। अभी ये सिर्फ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी डिटेलिंग है ही नहीं। सिर्फ क्या है इम्पोर्टेंट, पब्लिकेशन, इनका कुछ फेमस वर्क्स जो मैंने बता दिया है। जॉनरा के ऊपर सवाल बहुत ही कम आते हैं या आते ही नहीं हैं, और अगर आप फेमस वर्क के ऊपर पढ़ रहे हो तो आप जॉनरा भी जानते ही हो। ज़्यादातर जो राइटर है वो रियलिज्म पे लिख रहे हैं, मतलब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हैं, ठीक है। और जो मैंने ऊपर बताया इंट्रोडक्शंस में, दोनों राइटर्स के नाम आपको लर्न होने चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सीधा साधा था और ये कंप्लीट हो गया है आपका। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब से आप इसको जब तक आपको समझ में नहीं आता आप तो वीडियो देखते रहिए, क्योंकि पहली बार है, अभी आपकी पहली क्लास है, ठीक है।